साल 2009 में जब स्टीव जॉब्स एक हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बाहर बेहोशी की हालत में लेटे थे। डॉक्टर ने स्टीव की तरफ देखा और कहा, ऑक्सीजन मास्क पहनो। स्टीव जॉब्स, नहीं, इसका डिजाइन ठीक नहीं है। स्टीव ने अपने केयर टेकर को 5 तरह के मास्क को लाने के लिए कहते हैं ताकि वो उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज कर सके। हमें सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही डिसीजन लेते थे और यही क्वालिटी एंड में उनकी मौत का कारण भी बनी, क्योंकि जब डॉक्टर्स ने उन्हें ऑपरेशन के लिए कहा था तो उन्होंने ऑपरेशन को डिले करवा दिया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। स्टीव पॉल जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में यूएस के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इनका रियल नेम अब्दुल लतीफ जिंदाली था। इनकी बायोलॉजिकल मदर, यानी कि जिन्होंने इन्हें एक्चुअल में पैदा किया था, वो एक स्विस जर्मन अमेरिकन स्टूडेंट थी जो कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही थी। यहीं पर ये अब्दुल फतेह अल जिंदाली से मिली, जो सीरिया के अरब फैमिली से थे। क्योंकि इन दोनों की शादी नहीं हुई थी, इसलिए इन्होंने अपने बच्चे को गोद देने का फैसला किया। लेकिन ये दोनों चाहते थे कि इनका बच्चा जिसके पास भी जाए वो कम से कम ग्रेजुएशन तक पढ़े लिखे होने चाहिए, ताकि इनके बेटों को अच्छी परवरिश और पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो। एक कपल जिसका नाम पॉल और क्लारा जॉब था, उन्होंने अब्दुल यानी स्टीव जॉब को गोद लेने का फैसला किया। वो दोनों खुद ग्रेजुएट तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि अब्दुल को कॉलेज जरूर भेजेंगे। अब्दुल को गोद लेने के बाद इस बच्चे का नाम इसके पेरेंट्स ने स्टीव जॉब्स रखा। स्टीव जब छोटे थे तभी उन्हें पता चल गया था कि उन्हें गोद लिया गया है। असल में ये हुआ था कि जब स्टीव जॉब जब 6 साल के थे तो अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के साथ खेल रहे थे। वो छोटी बच्ची स्टीव के साथ खेलते खेलते अचानक से बोली, स्टीव, तुम्हें पता है ये तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है और तुम्हें गोद लिया गया है। ये सुनकर स्टीव रोते रोते अपने घर भागकर आए। तब उनके पेरेंट्स ने उनको समझाया कि ये बेशक सच्चाई है, लेकिन वे दोनों स्टीव से बहुत प्यार करते हैं। बाद में स्टीव के रियल पेरेंट्स की भी शादी हो गई। उन्होंने स्टीव सिस्टर मोना सिम्पसन को जन्म दिया। ये दोनों भाई बहन काफी क्लोज रहे। स्टीव अपने रियल बाप से इतने नाराज थे कि उन्होंने पूरी लाइफ अपने रियल बाप को नहीं देखा। बस वो एक बार अपनी रियल माँ से मिले, उनका शुक्रिया किया कि उन्होंने स्टीव को जन्म दिया और अबॉर्शन नहीं कराया। स्टीव बचपन से ही बहुत क्यूरियस नेचर के थे। इनके बायोग्राफ वाल्टर ऑक्सन लेते हैं कि इनकी इसी आदत की वजह से बचपन में इनके साथ 2 बड़े हादसे हुए। एक बार उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सॉकेट में मेटल की पिन डाल दी थी, जिसकी वजह से इनका हाथ पूरी तरीके से जल गया। और दूसरी बात वो खत्म हो गई जब उन्होंने जहर खा लिया, ये देखने के लिए कि इससे होता क्या है, जिसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाया गया और बाल बचे। इसके कुछ टाइम के बाद इनकी नई फैमिली सैन फ्रांसिस्को से कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई। वहाँ जब इनकी स्कूलिंग शुरू हुई तो उनको क्लासेस बहुत बोरिंग लगती थी। वो इस बोरियत को दूर करने के लिए स्कूल में कुछ ना कुछ करते रहते। एक बार इन्होंने अपनी क्लास में सांप छोड़ दिया और एक बार अपने टीचर के टेबल के नीचे बम फोड़ दिया। इनकी इन्हीं हरकत की वजह से इनको स्कूल से बार बार घर भेज दिया जाता था, लेकिन इनके पेरेंट्स इन्हें एक बार भी नहीं डांटा। स्टीव ने आगे चलकर ये एडमिट किया कि ये स्कूल बहुत ही बेवकूफ वाला सिलेबस पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इनका मन कभी नहीं लगा था। अब जब स्टीव जॉब्स 4th स्टैंडर्ड में थे, उनके टीचर ने नोटिस किया कि स्टीव जॉब्स के लिए सिलेबस बहुत आसान था। इसलिए उन्होंने स्टीव के पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि स्टीव को 4th क्लास की जगह 2 क्लास छोड़कर 6th स्टैंडर्ड में एडमिट करवाना चाहिए। शुरू में स्टीव के पेरेंट्स ने ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी, बट फाइनली स्टीव को दूसरे स्कूल में 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन दिलवा दिया। अब दूसरे स्कूल में 6th क्लास के बच्चों के साथ इनके बहुत झगड़े होते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर छोटे थे। एक बार स्टीव जॉब्स इतने थक गए कि उन्होंने घर आकर अपने पेरेंट्स को कह दिया कि प्लीज मुझे स्कूल से निकाल दीजिए, वरना मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। तो उनकी स्कूल लाइफ तो कुछ ऐसी ही चल रही थी, लेकिन क्योंकि ये सिलिकॉन वैली में ग्रो हो रहे थे, जिसकी वजह से इनके आसपास बहुत से इंजीनियर रहते थे। उन्हीं में से एक इंजीनियर का नाम था लैरी लेक, जो आगे चलकर स्टीव जॉब के बहुत खास मेंटर भी बने। एक बार लैरी ने स्टीव को बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दिखाया। उन्होंने एक बैटरी, एक स्पीकर लिया और अपनी गाड़ी में डालकर माइक में कुछ बोलने लगे और ये आवाज स्पीकर में बहुत जोर से आ रही थी। स्टीव जॉब के फादर ने स्टीव को बताया कि ये काम बिना इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर के नहीं हो सका, पर लैरी का सिस्टम बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर रहा था। स्टीव भागकर घर गए और उन्होंने अपने फादर से इस बात पर बहस करी। जब उनके फादर ये नहीं माने तो स्टीव अपने फादर को लैरी के घर लेकर आए और अपने डैड को प्रूव किया कि बिना एम्पलीफायर के भी आवाज को इंक्रीज किया जा सकता है। लैरी से बहुत इम्प्रेस हुए और आने वाले सालों में लैरी ने स्टीव को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में खूब सिखाया। फॉर एग्जाम्पल, एक बार उन्होंने स्टीव को हेल्थ किट से भी इंट्रोड्यूस किया। ये सिखा
सिखाया कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, बल्कि इन्होंने यंग स्टीव को ये विश्वास दिलाया कि टेलीविजन और रेडियो जैसी दिखने वाली कॉम्प्लेक्स चीजें भी एक्चुअल में आसान होती हैं और उन्हें समझा जा सकता है। जैसे ही स्टीव 17 साल के हुए, उन्हें कॉलेज में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने स्टीव के एक्चुअल पेरेंट्स से वादा किया था। अब स्टीव के पेरेंट्स ने ऐसा कॉलेज ढूंढा जो स्टैनफोर्ड जितना महंगा था, जिसमें स्टीव के पेरेंट्स अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहे थे, और स्टीव जॉब्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। स्टीव जॉब्स अपनी स्टैनफोर्ड कमेंट स्पीच में बताते हैं, तब मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है और क्या, और ना ही एक कॉलेज इसमें मेरी कोई मदद कर सकता है, इसलिए मैंने ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया। उस टाइम में डिसीजन मुझे बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लगता है। स्टीव ने जब ड्रॉप आउट किया तो अपने दोस्तों को गैलरी में सोए रहते थे। वो कोकी खाली कैन बेचकर खाना खाते थे और हर संडे हरि कृष्ण टेम्पल में खाना खाने के लिए 7 किलोमीटर पैदल चलते थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उनको कॉलेज के कोर्स की क्लासेस फॉलो नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि इनको जो अच्छा लगता था उस क्लास में जाकर बैठ जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, रीड कॉलेज उस टाइम पूरे देश कैलीग्राफी का सबसे अच्छा कोर्स प्रोवाइड करता था। कैलीग्राफी स्टीव जॉब्स को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसकी क्लास लेने का डिसीजन लिया। इस स्टेज पर वो नहीं जानते थे कि ये इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा, और इसी डिसीजन की वजह से आगे चलकर एप्पल का यूआई सबसे बेस्ट बना। रीड कॉलेज में पढ़ते पढ़ते स्टीव को एक कंपनी में जॉब मिल गई, और उसी कंपनी ने उनकी इंडिया की ट्रिप स्पॉन्सर कर दी। स्टीव इंडिया में जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग सिर्फ लॉजिक ही नहीं बल्कि डिसीजन लेने के लिए इंक्यूबेशन भी यूज करते हैं। उनको ये चीज बहुत पसंद आई। स्टीव कहते हैं कि इंक्यूबेशन इंटरनेट से भी पावरफुल चीज है। इंडिया से जब वह वापस अमेरिका आए तो उन्होंने अपने इसी इंक्यूबेशन के साथ एप्पल स्टार्ट किया। साल 1976 में 20 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनाइक ने अपने पेरेंट्स के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। स्टीव वोजनाइक उनको स्कूल में मिले थे। इन दोनों को इलेक्ट्रॉनिक से बहुत ज्यादा प्यार था और इसलिए इनकी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई, और बाद में उन्होंने साथ में मिलकर एप्पल को स्टेब्लिश किया। अपने पेरेंट्स के गैरेज से इन्होंने पहला प्रोडक्ट एप्पल वन लॉन्च किया। ये एक डीसी बिल्डिंग किट, यानी ये पूरा बना बनाया कंप्यूटर नहीं था। इसमें कस्टमर को अपना खुद का मॉनिटर और कीबोर्ड लगाना पड़ता था। इसको बेचकर इन्होंने इतने पैसे कमा लिए थे कि अब वो एप्पल कंप्यूटर के नए वर्जन में इन्वेस्ट कर सकते थे। इसके बाद उन्होंने इसका अपडेटेड वर्जन एप्पल 2 लॉन्च किया और पर्सनल कंप्यूटिंग की दुनिया में रेवोल्यूशन लेकर आ गया। इस पॉइंट पर उन्होंने इन्वेस्टर से पैसे भी लिए और अपने 22 बर्थडे होने से एक महीने पहले वो $1 मिलियनर बन चुके थे, और इसके एग्जैक्टली 10 साल बाद एप्पल $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। 1984 में जब स्टीव 29 साल के थे, उस वक्त उन्होंने अपनी बेस्ट क्रिएशन को लॉन्च किया, जिसे हम आज मैक कहते हैं, जिसके बाद उन्हें उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया। एक्चुअली हुआ ये था कि स्टीव जॉब्स मैक का नया वर्जन लॉन्च करना चाहते थे। इसमें बहुत पैसे लगने थे, लेकिन जोहन के लिए स्टीव जॉब्स ने पेप्सी से हायर किया था। वो चाहते थे कि मैक की R&D में पैसे खर्च ना हो, बल्कि एप्पल के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेचने के लिए पैसे खर्च होने चाहिए। स्टीव और जॉन के बीच में बहस छिड़ गई और एप्पल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी इसके लिए साइड ले ली और स्टीव को छोड़कर जाना पड़ा। इस वक्त स्टीव को लगा कि एक फेलियर है। उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन इतने बड़े झटके के बाद भी स्टीव नहीं रुके। उन्होंने 2 कंपनी लॉन्च करी। इसमें से एक थी नेक्स्ट और दूसरी थी पिक्सा ने दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी को क्रिएट किया, और ये आज दुनिया का सबसे बड़ा सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। उन्होंने पिक्सा को बाद में $7.4 बिलियन की स्टॉक डील में बेचा। स्टीव जॉब की लाइफ में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आया जब एप्पल स्टीव जॉब के जाने के बाद कोई भी इनोवेशन नहीं कर पा रहा था, तो एप्पल ने नेक्स्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम को $400 मिलियन में खरीद लिया। लेकिन क्योंकि एप्पल इनोवेशन नहीं कर पा रहा था, तो 1997 में स्टीव जॉब्स को एप्पल में वापस बुलाया गया। इस वक्त एप्पल कंपनी का दिवालिया होने में कुछ 90 दिन बचे, क्योंकि दुनिया में लोग बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज कंप्यूटर खरीद रहे थे, ना कि एप्पल के मैक एप्पल को। बैंकरप्सी से बचाने के लिए स्टीव जॉब्स ने सबसे बड़े काम किए। सबसे पहले तो उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर बिल गेट्स से एप्पल के लिए $150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ले ली। फिर जॉब्स ने उन्हीं पैसों को अपने बेस्ट प्रोडक्ट की
की एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा, उन्होंने लॉ ऑफ एलिमिनेशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया, यानी उन्होंने एप्पल में चल रहे मैक्सिमम प्रोजेक्ट को पहले तो बंद करवा दिया। वो कहते थे कि जितना इम्पोर्टेंट ये डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी डिसाइड करना है कि क्या नहीं करना है। वो व्हाइट बोर्ड पर जाकर अपने एम्प्लॉय से पूछते हैं, मुझे अपने टॉप 10 चीजें बताओ। इसके बाद वो व्हाइट बोर्ड पर जाकर अपने एम्प्लॉय से पूछते हैं, मुझे अपने टॉप 10 चीजें के बारे में बताओ। इसके बाद जॉब्स टीम मेंबर के सजेशन को नोट करते हैं। उसके बाद वो अपनी टीम को कहते हैं कि इन 10 चीजों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में लिखो। फिर वो इनमें से आखिरी 7 चीजें काट देते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ इन 2-3 चीजों पर फोकस करेंगे। ये सार फोकस उनकी पर्सनालिटी को सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट था। इन्होंने इस क्वालिटी से केवल एप्पल ही नहीं बल्कि गूगल को भी हेल्प की थी। असल में इनकी लाइफ में फर्स्ट फेब्रुअरी में लैरी पेज इनसे राय लेने आए। लैरी पेज गूगल का कंट्रोल दोबारा से लेना चाहते थे। उस वक्त भी स्टीव जॉब ने लैरी को यही सजेस्ट किया कि आप ये फिगर आउट करो कि गूगल अपने बेस्ट फेज में क्या करना चाहता है और आज ही उन 5 प्रोडक्ट पर फोकस करो जो गूगल को उसके बड़े गोल के करीब ले आए। स्टीव ने कहा, इन 5 को छोड़कर बाकी सबको कट आउट कर दीजिए क्योंकि आपका फोकस और आपकी एनर्जी को खत्म कर देगा। लैरी पेज ने इनकी एडवाइस को फॉलो किया और इसी तरीके से गूगल ने अपने सबसे पावरफुल प्रोडक्ट को लॉन्च किया। इसके बाद उनकी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी थी उनका परफेक्शन के लिए पागलों वाला क्रेज। फॉर एग्जाम्पल, जब आईफोन का लॉन्च करने वाले थे तो आईफोन की स्क्रीन प्लास्टिक से बनी थी। लॉन्च से पहले आईफोन का प्रोटोटाइप स्टीव ने अपने जेब में रखा हुआ था, जिसके साथ वो घर की चाबियां भी रखते थे। उन्होंने नोटिस किया कि आईफोन की स्क्रीन में स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को कहकर प्रोडक्शन रुकवा दी और कहा कि इसमें गिलास रखना चाहिए क्योंकि इसमें स्क्रैच बहुत कम लगते हैं और इसकी फील्ड भी बहुत अच्छी होती है। इंजीनियर ने कहा कि कांच टूट जाएगा, लेकिन वो नहीं माने। फाइनली बंडल बीक से मिले जो कि कॉन्गिंग के सीईओ हैं। बंडल ने स्टीव को बताया कि गोरिल्ला ग्लास यूज कर सकते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टीव ने बंडल को कहा कि तुम जितने भी गोरिल्ला ग्लास प्रोड्यूस कर सकते हो तुम कर दो, हम सारे खरीदेंगे। और फाइनली एक अमेजिंग फोन लॉन्च हुआ जिसे हम आईफोन कहते हैं। उस वक्त जिसने भी इस प्रोडक्ट को यूज किया था उसके मन में सिर्फ एक ही चीज आई थी, वाओ क्या अमेजिंग प्रोडक्ट है यार। परफेक्शन की ये क्वालिटी जॉब ने अपने फादर से सीखी थी। एक्चुअली एक बार जॉब्स और उनके डैड एक कैबिनेट को पेंट कर रहे थे। फ्रंट साइड पेंट होने के बाद जॉब ने पेंटिंग बंद कर दी। इस पर उनके डैड बोले कि इसकी पिछली साइड कौन पेंट करेगा। इस पर छोटे स्टीव बोले, लेकिन डैड पिछली तरफ तो कोई देखेगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। इस पर उनके डैड ने कहा कि हाँ किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हें तो पता है ना। और ये बात स्टीव जॉब की बचपन से ही मन में रह गई। जॉब्स ने इस लेसन को एक मशीन के सर्किट बोर्ड में भी अप्लाई किया था। उन्होंने अपने इंजीनियर को बोला कि चिप्स को इतना नीटली अरेंज करो ताकि उनका सर्किट बोर्ड एकदम नीट और क्लीन दिखाई दे। स्टीव जॉब्स के इस फीडबैक ने उनके इंजीनियर्स को चौंका दिया क्योंकि सर्किट बोर्ड मशीन के अंदर बहुत ही टाइटली फिट होना था। वो चिप कभी भी किसी कंज्यूमर को दिखाई नहीं देनी थी और न ही उस चिप की वजह से बाहर कंप्यूटर की दिखावट में कोई फर्क पड़ना था। लेकिन फिर भी स्टीव जॉब्स नहीं माने और इंजीनियर्स को उनकी बात माननी पड़ी। और तो और परफेक्शन को लेकर उनका क्रेज इतना हाई था वो अपने घर का फर्नीचर भी नहीं खरीद पाते थे। परफेक्ट फर्नीचर ना मिलने के कारण घर में बहुत ही कम फर्नीचर रखते थे। 2003 में स्टीव जॉब्स के पेट में दर्द हुआ और स्कैन से पता चला कि उनको पैनक्रियाटिक ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा कि उतना ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन फिर भी उनको कहा कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लें। स्टीव जॉब ने इसे नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो इससे ध्यान हटा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब ये क्वालिटी उनकी एप्पल में अच्छे प्रोडक्ट बनाने में तो काम आती थी, लेकिन इस 6 महीने की डिले की वजह से उनका कैंसर बहुत जगह फैल गया और अब बहुत देर हो चुकी थी। जब स्टीव जॉब्स को पता चला कि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर है और उनके पास अब दुनिया में ज्यादा समय नहीं है तो उन्होंने वाल्टर इसक्सन को कॉल किया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर एक किताब लिखो। इस पर वाल्टर इसक्सन ने मना कर दिया, अभी तो तुम कैरियर की पीक में हो, तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, मैं तुम्हारे ऊपर किताब 10-15 साल के बाद में लिखूंगा। और उन्होंने फोन को काट दिया। इसके बाद स्टीव जॉब्स की वाइफ ने वाल्टर इसक्सन को कॉल किया और स्टीव की बीमारी के बारे में बताया। इस पर वाल्टर ने स्टीव के ऊपर बुक लिखने के लिए राजी हो गए और स्टीव ने वाल्टर इसक्सन को अपने घर के गेस्ट हाउस के रूम में जगह दे दी जहां पर वाल्टर इसक्सन रहते थे। वह हर रोज स्टीव जॉब्स के पास जाते और उनसे बहुत सारे सवाल
पूछते थे। स्टीव जॉब्स को पता था कि वो ये बुक नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन वह दुनिया को अपना वर्जन बताना चाहते थे। फाइनली वो वक्त आ गया जिसका सबको डर था। स्टीव जॉब्स हमेशा लाइफ से फैसिनेट थे। डेथ के टाइम पे भी वे फैसिनेट थे और उनके लास्ट वर्ड थे ओ वाओ, ओ वाओ। जब अक्टूबर 2011 में उनकी डेथ हुई तब तक एप्पल को दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना चुके थे। अब ये कंपनी इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मुझे इंडिया का जीडीपी 3.4 ट्रिलियन डॉलर दिख रही है और एप्पल कंपनी की नेट वर्थ इतनी है कि हमारी जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है।